अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे और अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें मुसलसल जारी हैं। गो के दोनों फरीकैन के दरमियान बदएतमादी इस कदर बढ़ चुकी है कि इस खलीज को कम करना नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल जरूर दिखाई देता है। इस सिलसिले में पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी गुज़िश्ता रोज उस वक्त मिली जब एक बार फिर इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान पैदा हुआ है। ताहम पाकिस्तान ने इस हवाले से मोहतात उम्मीद की हिकमत अमली अपनाई हुई है, बिलखुसूस जब फरीकैन के मौक़िफ़ में मुसलसल लचक की कमी दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज जब ईरान की जानिब से यह ऐलान किया गया कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो उसके बाद अमेरिका की जानिब से भी मस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया और यह ऐलान किया गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुशीर स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को भी पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है, जबकि नायब सदर जेडी वैंस भी स्टैंड बाई पर रहेंगे और अगर मामलात आगे बढ़ते हैं तो वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं। ताहम ईरान की जानिब से अमेरिका से किसी भी किस्म की बराह रास्त मुलाकात से इनकार के ऐलान ने मामलात को एक बार फिर पेचीदा बना दिया है। आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में मसरूफ दिन गुजारा और उनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और अब्बास अराग़ची के दरमियान 2 घंटे तवील मुलाकात हुई, जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। अब्बास अराग़ची ने वज़ीर-ए-आज़म को ईरानी क़यादत के मौक़िफ़ से तफसीली तौर पर आगाह किया और ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकराती अमूर पर खदशात से मुतालिक पाकिस्तानी क़यादत को एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों के फ़रोग़ पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई, जिसमें पाक ईरान ताल्लुकात, सिक्योरिटी और बाहमी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से जारी बयानात में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातों की तफसील बताई गई है। बयानात के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि उन्होंने जंग बंदी से मुतालिक ताज़ा तरीन पेशरफ्त और जंग के मुकम्मल खात्मे पर अपने मुल्क का उसूली मौक़िफ़ वज़ाहत के साथ पेश कर दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद अब्बास अराग़ची के जारी करदा बयान में कहा गया कि उन्होंने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी से मुतालिक ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया और जंग के खात्मा के हवाले से अपनी सोच और मौक़िफ़ बयान किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान सालिसी की कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है। इसके बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने एक अलग बयान में बताया कि उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने जंग बंदी से मुतालिक हालिया सूरत हाल और जंग के मुकम्मल खात्मे के बारे में ईरान के उसूली मौक़िफ़ की वजाहत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरा इस्लामाबाद का ये पहला अहम वर्किंग सेशन था, जिसमें पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दिफाई और शफारती रवाबत को मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के साथ होने वाली मुशावरत की रोशनी में अमरीकी हुक्काम को भी आगाह किया जाएगा, जबकि अमरीकी वफ़द के मुमकिन दौरे पाकिस्तान से मुतालिक फैसला बाद में किया जाएगा। ईरानी हुक्काम का कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के वक्त का अभी हतमी तयन नहीं हुआ। ताहम मस्कत और मास्को के दौरों के बाद मजमूई सूरत हाल मजीद वाज़ेह होने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान खित्ते में सिफारती राब्तों को आगे बढ़ाने में फाल किरदार अदा कर रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता मंगल को पाकिस्तान में होने वाले मुमकिन अमन मुज़ाकरात उस वक्त तातुल का शिकार हो गए थे जब ईरान ने अपनी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी पर बरहम होकर मुज़ाकरात आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में तोसी की ताकि ईरान को अपना मनसूबा पेश करने के लिए वक्त मिल सके। अब अमेरिका इस मौका को भरपूर इस्तेमाल करना चाहता है। ताहम अपना हरमुज की नाकाबंदी भी बरकरार रखी गई है ताकि दबाव बरकरार रखा जा सके। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लियोट के मुताबिक ईरान ने खुद राब्ता किया और हालिया दिनों में कुछ पेशरफ्त भी हुई है, इसलिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान जाएंगे। वाज़ेह है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की पाकिस्तान आमद का मकसद ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज हो सकता है, लेकिन अब्बास अराग़ची के इस्लामाबाद पहुंचने के फौरी बाद ईरानी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। लिहाजा बज़ाहिर यही लगता है कि किसी भी किस्म की बातचीत पाकिस्तानी सालिसों के जरिए ही होगी, जिसके बायस फौरी पेशरफ्त का इम्कान कम है, बिलखुसूस जब ईरान खुद अब्बास अराग़ची के बाख्तियार न होने का इंदिया दे रहा है। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि पाकिस्तान के दौरे के दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के पास जौहरी मुज़ाकरात की जिम्मेदारी नहीं। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनका कहना था कि जौहरी सरगर्मियों से मुताल्लिक बातचीत ईरान की रेड लाइन में शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान की जानिब से वाज़ेह इनकार के बावजूद अमरीकी हुकाम अभी भी पुरुमीद हैं। बिलखुसूस अमरीकी सदर मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात के लिए इसरार कर रहा है,
बरतानवी न्यूज एजेंसी से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान किसी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए बातचीत करना चाहता है। तेहरान अमेरिकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है। हम ईरान में उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। दूसरी जानिब ईरानी हुक्काम अमेरिकी सदर के दावे को यह बुनियाद करार दे रहे हैं जिनके बकौल अमेरिका जंग से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहता है और उसमें बहरी नाकाबंदी की सलाहियत भी नहीं। ईरानी वजारत दिफा की जानिब से जारी बयानात में कहा गया है कि अमेरिका जंग से निकलने के लिए बाइज्जत रास्ता तलाश कर रहा है। वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि आज हमारी फौजी ताकत एक गालिब कुव्वत है और दुश्मन इस जंगी दलदल से निकलने के लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहा है जिससे उसकी साख बरकरार रह सके। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी का कहना है कि अमेरिका ईरान पर बहरी नाकाबंदी नाफज करने की सलाहियत नहीं रखता। ईरानी अदलिया के सरबराह ने कहा है कि अमेरिकियों को मालूम होना चाहिए कि वो ईरान पर समुद्री नाकाबंदी मुसल्लत करने की कुदरत नहीं रखते। उनका कहना है कि माजी में नाकाम होने वाली कार्रवाइयां खलीज फारस में दोबारा दोहराई जा सकती हैं। गो कि अमेरिका और ईरान के दरमियान फिलहाल बराह रास्त मिसाइलों का तबादला नहीं हो रहा, ताहम असल महाज इस वक्त अब नया हुर्मुज़ बन चुका है जहां दोनों जानिब से एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। आज ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया ने अमेरिकी फौज से ताउन करने और बहरी हदूद की खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब करने पर 2 बहरी जहाजों को कब्जे में लेने का दावा किया है। खबर साइदारे तस्नीम ने पासदारान इनकलाब के एक सरकारी बयान का हवाला देते हुए कहा है कि यह कब्जा बहरी अफवाज की जानिब से मुकम्मल तफ्तीश और गहरी इंटेलिजेंस निगरानी के बाद किया गया। बयान में यह भी इशारा किया गया है कि कब्जे में लिए गए समुद्री जहाजों ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान अमेरिकी बंदरगाहों के लिए मुतअद्दिद सफर किए हैं, जिससे इन जहाजों के मिशन की नोयत और अमेरिकी फौज से उसके ताल्लुक के बारे में शकूक पैदा होते हैं। पासदारान इनकलाब ने मजीद कहा कि उनकी तरफ से जारी करदा वार्निंग को बार बार नजरअंदाज करने के बाद जहाजों को जब्त किया गया। अहम बात यह है कि ईरानी सरकारी टीवी प्रेस टीवी को कब्जे में लिए गए जहाज तक रसाई भी दी गई है, जिससे मालूम होता है कि अब नाए हुर्मुज़ पर अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद भी ईरान भरपूर महाजराई कर रहा है। उधर अमेरिका की जानिब से अब नाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी न सिर्फ बरकरार है बल्कि मजीद सख्त की जा रही है। ईरानी दावे की तरह अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी दावा किया है कि अमेरिकी नेवी ने ईरानी परचम वाले जहाज को कामयाबी के साथ ईरानी बंदरगाह में दाखिल होने से रोक दिया। सेंटकॉम ने कहा है कि यह कार्रवाई अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की जारी नाकाबंदी का हिस्सा है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरानी जहाज ने बार बार वार्निंग के बावजूद ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश की, जिस पर अमेरिकी नेवी ने मुदाखलत की और जहाज के अमले के मुआयने और तफ्तीश के लिए रोक दिया गया। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने कहा कि अमेरिकी अफवाज ईरान और उससे आने वाले तमाम मशकूक जहाजों की कड़ी निगरानी जारी रखे हुए हैं। अब नए हुर्मुज़ में गर्म होने वाले इस महाज ने न सिर्फ जंग को नया रुख दिया है बल्कि यह जंग अब सिर्फ अमेरिका, इसराइल या ईरान को मुतासिर नहीं कर रही बल्कि इसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। बिलखुसूस जब आलमी तेल की रसाई में आने वाले शदीद ताउतुल ने पूरी दुनिया में तवानाई के बहरान का खदशा पैदा कर दिया है और इसीलिए दीगर आलमी ताकतें भी अमेरिका और ईरान को अब नए हुर्मुज़ को जंग का मैदान बनाने से गुरेज करने का मशवरा दे रही है। इस मुतालिक तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने यह पेशकश की है कि अगर इन दोनों के दरमियान कोई डील होती है तो तुर्किया दीगर ममालिक के साथ मिलकर हुर्मुज़ में मौजूद बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए तैयार है। तुर्किया के अलावा जर्मनी ने भी इस मुतालिक अपनी मदद की पेशकश कर दी है। जर्मन वजारत दिफा की एक तर्जुमान ने खबर इदारे AFP को बताया कि बहरिया का जहाज फिल्टा आइंदा चंद दिनों में तैनात किया जाएगा, जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय पाने के बाद अब नए हुर्मुज़ में माइन स्वीपर का काम करेगा। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इस जहाज पर तकरीबन 45 अफराद पर मुश्तमिल अमला होगा, ताहम अब नए हुर्मुज़ में इसकी तैनाती सिर्फ उस सूरत में होगी जब दुश्मनी का पायदार खात्मा हो जाएगा और जर्मन पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी से मंजूरी हासिल होगी। अब नए हुर्मुज़ पर जारी इस महाजराई के शदीद मुआशी नुकसानात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस नाकाबंदी और दीगर इक़दामात के बायस मशरक़ वस्ता में तेल की पैदावार में 57% कमी आ गई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस जंग के जहां इंसानी और मुआशी नुकसानात नाकाबिल तराफी है, वहां दिफाई तौर पर भी अमेरिका के लिए यह जंग महाल हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग ने अमेरिका के अहम और महंगे हथियारों के ज़खायर कम कर दिए हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के साथ जंग के दौरान अमेरिका ने अपने इंतहाई महंगे और अहम दिफाई हथियारों के बड़े ज़खायर इस्तेमाल कर लिए हैं, जिससे उसकी मजमूई दिफाई तैयारी पर सवालात उठ खड़े हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान जंग के दौरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की बड़ी मिकदार इस्तेमाल हुई। इस दौरान एशिया और यूरोप के ज़खायर भी मुतासिर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जंग की लागत 28 से 35 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जो रोजाना तकरीबन 1 अरब डॉलर के बराबर बनती है। दूसरी जानिब ईरान अपनी दिफाई सलाहियत को मुसलसल मजबूत और खुद कफील जाहिर कर रहा है और दावा कर रहा है कि उसके पास वसी पैमाने पर मुकामी हथियार साजी की सलाहियत मौजूद है। ईरान ने दावा किया है कि वो मुकामी सतह पर 1000 से ज्यादा इकसाम के हथियार तैयार कर रहा है, जिनमें मिसाइल, ड्रोन्स और दीगर अस्करी निजाम शामिल हैं, जबकि मुल्क की मिसाइल सलाहियत का एक अहम हिस्सा अभी तक इस्तेमाल भी नहीं किया गया।
ईरानी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई ने मुल्क की दिफाई और जवाबी तैयारियों को बुलंद सतह पर करार देते हुए कहा कि 7 अप्रैल तक अमेरिका और इसराइल के साथ कशीदगी के दौरान भी ईरान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। तर्जुमान का कहना है कि कार्रवाइयों के दौरान ईरानी फौज ने मकबूजा इलाकों की फिजाई हदूद पर बरतरी बरकरार रखी। ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई ने कहा कि आज 1000 से ज्यादा इक़साम के हथियार मुकम्मल तौर पर मुल्क के अंदर तैयार किए जा रहे हैं और यह सलाहियत दिफाई शोबे में 25 साल से ज्यादा अरसे की सरमायाकारी का नतीजा है। उन्होंने बताया कि हथियारों की पैदावार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली हुई है ताकि अगर कुछ तनसीबात को नुकसान पहुंचे तो भी पैदावार का अमल जारी रखा जा सके। तर्जुमान ने कहा कि तकरीबन 9000 कंपनियां दिफाई सनत की मुआवनत में मसरूफ हैं जो इस शोबे की वुसअत और खुद निसारी की अक्कासी करती है। हालिया जंग में ईरान के लिए एक बड़ा चैलेंज मुल्क में मौजूद जासूसी का नेटवर्क भी रहा है जिसने अमेरिका और इसराइल की मदद करके मुमलिकत को शदीद नुकसान पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। ताहम अब ईरान ने अपना हाउस भी इन ऑर्डर करना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज ईरान की पासरान इनकलाब ने 2 सूबों कुर्दिस्तान और किरमानशाह में छापों के दौरान 240 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पासरान इनकलाब से मुंसलिक ईरानी खबरसां इदारों फारस और तस्लीम का कहना है कि ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एक मिशन पर काम करने का इल्जाम लगाकर एक शख्स को फांसी दे दी है। तस्लीम के मुताबिक इरफान कियानी नामी शख्स पर जनवरी 2026 में होने वाले एहतजाज के दौरान तबाही और दहशत फैलाने के इल्जामात का सामना था। इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर मुसल्लत की गई जंग में इस वक्त सीज फायर तो आ चुका है, लेकिन ये सीज फायर भी इंतहाई नाजुक करार दिया जा रहा है, बिलखसूस जब फरीकैन मुआहदे से मुताल्लिक लचक दिखाने को तैयार नहीं अपनाए हुर्मुज को बैटल फील्ड बना रखा है। जबकि लबनान में जंग बंदी भी अब एक टिकिंग बम बन चुका है जहां इसराइली वज़ीर आज़म एक बार फिर बमबारी के लिए बेताब हैं और फिलहाल अमेरिकी सदर के दबाव की वजह से रुके हुए हैं। कतरी नशियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक ईरान और लबनान में जंगें शुरू करने वाला इसराइल इस वक्त दोनों तनाज़ात में जंग बंदी पर अमल पैरा है, जबकि इन जंगों का इंजाम इसराइल के बजाय अमेरिका तय कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग बंदी में तोसी और ईरान से मुज़ाकरात में इसराइल की अदम शमूलियत ने इस तासर को मजीद मजबूत किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने तवील अरसे तक ईरान और हिजबुल्लाह को बड़ा खतरा करार दिया और जंग की हिमायत की, लेकिन मौजूदा सूरत हाल उसके काबू से बाहर है। इसराइली वज़ीर आज़म ने अवाम से ईरान और हिजबुल्लाह के खात्मे के वादे किए थे जो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। हालिया सर्वे के मुताबिक ज्यादातर इसराइली शहरी चाहते हैं कि जंग जारी रहे, चाहे उसके नतीजे में अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएं, जबकि ईरान के साथ जंग बंदी भी इसराइली अवाम में गुस्सा पैदा कर रही है। रिपोर्ट में शाया किए गए तज्जिए के मुताबिक इसराइल असर रसूख रखता है मगर हतमी फैसले वाशिंगटन करता है। इसराइली अपोजिशन रहनुमाओं ने नेतन्याहू को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि फौजी कामयाबी को सियासी फायदे में तब्दील नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईरान की हुकूमत बदस्तूर कायम है, जौहरी प्रोग्राम जारी है और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन इसराइल के हक में वाज़ेह तौर पर तब्दील नहीं हुआ, जिससे एक स्ट्रेटेजिक नाकामी करार दिया जा रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है? क्या मुज़ाकरात के सेकंड राउंड के हवाले से इम्कानात पैदा हो गए हैं? जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तवील मुलाकातें हुई हैं इस्लामाबाद में पाकिस्तानी क़यादत के साथ, इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ख़ारजा अमूर पर गहरी निगाह रखने वाले सीनियर सहाफ़ी अनस मलिक साहब। बहुत शुक्रिया अनस मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बताएगा कि एक बड़ी आज एक्सटेंसिव डिस्कशन रही है इस्लामाबाद के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से। क्या रिपोर्ट्स हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जो इस्लामाबाद में मुलाकातें रही हैं, उनका क्या रिजल्ट निकला है? मेरे ख़्याल से बहुत बहुत शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल समर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरे ख़्याल से पॉजिटिव एक इंडिकेशन जो है वो ट्रेजेक्ट्री जारी है और टॉक्स की तरफ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जब मैं लफ्ज़ इनडायरेक्ट टॉक्स इस्तेमाल करता हूँ, ऐसा हो सकता है कि एक वक्त पे अमरीकी और ईरानी वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद हों, दो अलग अलग कमरों में हों। पाकिस्तान क्योंकि एक सालिस है तो पाकिस्तान पैगाम रसानी का काम रियल टाइम में कर रहा हो, लेकिन शायद हम चाह रहे हैं अभी तक जो मामला चल रहे हैं उसी तरफ एक सिचुएशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द की जो कर्टिसी कॉल के तौर पे एक मुलाकात तय थी वो 2.5 घंटे तवील हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम से जो मुलाकात हुई वो भी घंटों पर मुहित। दो मुलाकातें हुई, एक कल रात भी हुई थी जब वो लैंड किए जी दुल्हान एयरबेस के बाद से, शायद वो आर्मी हाउस के, फिर उसके बाद उनकी आज इस्लामाबाद में एक और मुलाकात भी हुई। बिल्कुल, तो वो अली सब जो मुलाकात हुई वो भी घंटों पर मुहित थी और आज वाली जो मुलाकात थी तो एक जो सिग्नल्स हैं वो एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। ईरान ने मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत अपने एक स्टांस में लचक की ज़रूर दिखाई है, लेकिन ओनर्स जो है ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वो अमेरिका के ऊपर ज़्यादा लाए करता है कि उन्होंने कोई थोड़ी सी ऑलिव ब्रांच जो है वो एक्सटेंड करनी होगी, क्योंकि ईरान के पास एक डोमेस्टिक ऑडियंस है, 90 मिलियन की उनकी पॉपुलेशन है, उनको डोमेस्टिक वहाँ पे गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है कि 4000 से ज़ायद लोग
मारे जा चुके हैं इस यूनिलैटरल वॉर के अंडर, और आप अमरीकियों के साथ बैठ के नेगोशिएट कर रहे हैं। और फिर जो ख़बरें हैं पिछले हफ्ते एक वेसल को जो उन्होंने कार्गो शिप को किया टेक ओवर किया, तो उसके क्रू की हॉस्टेज लेने की भी खबरें थीं। तो गुस्सा काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अमेरिका की जानिब से आएगा या आना चाहिए, और मेरे ख्याल से अगले 24 घंटे के अंदर वी वुड बी एक्सपेक्टिंग सम सीजन। जो अमेरिकी वफ्द के बारे से इत्तला थी कि वो भी पाकिस्तान आएगा, अगर वो भी आते हैं तो वो पाकिस्तानी क़यादत के साथ ही मिलेंगे, उनकी ईरान के साथ फिलहाल डायरेक्ट बातचीत पर का कोई इम्कान, जिस तरह आपने बात की कि अगर आ भी जाते हैं तो अलग अलग मुलाकात होगी, डायरेक्ट का इम्कान अभी तक जो सिचुएशन है समर साहब, जैसे ईरानी वफ्द क्योंकि अब 20 घंटे का दौरा करके, ये दौरा इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि चलने से पहले ईरानी मीडिया ने कहा था कि टोटल दौरा 3 घंटे का होगा। 3 घंटे क्या, ये 20 घंटे का दौरा था, 3 घंटे से ज़्यादा की तो उनकी सिर्फ एक मुलाकात थी। बिल्कुल। तो इट गोज़ ऑन टू सिग्निफाई कि जी कितनी इंटेंस डिस्कशंस इसमें हुई हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अभी जो अमरीकी वफ्द आएगा, जैसे स्पेकुलेट किया जा रहा है वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन के बयान के बाद कि कल वो आ सकता है, तो पहले वो पाकिस्तानी मीडिएटर से मिलेगा, उसके बाद वो इनडायरेक्ट टॉक्स, अगर तब तक ईरानी वफ्द वापस आ जाता है, अभी ईरानी वज़ीर ख़ारजा मस्कत पहुँचने वाले होंगे, और उसके बाद कल वो मॉस्को, उनका या रात में वो मॉस्को में एक्सपेक्टेड हैं, तो अगर कल या परसों तक वो आ जाते हैं तो डायरेक्ट मोस्ट लाइकली इनडायरेक्ट टॉक्स की तरफ ही हम जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश तो यही है कि किसी भी तरह से मुज़ाकरात का सेकंड राउंड फिर से स्टार्ट हो। जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया 3 दिन का, ईरान को राज़ी कर भी लिया था कि वो अपना हुर्मुज़ खोल दें, उनके कहने पे ईरान ने खोल भी दिया था। जो आपने बात की कि ज़्यादा अब जो ओनस है वो अमेरिका के ऊपर है कि अमेरिका अगर नाकाबंदी ख़त्म करता है अपना हुर्मुज़ की, तो फिर ही ये टॉक्स शुरू हो सकती हैं, ये तो बड़ा क्लियर है। मेरे ख्याल से ईरान ने इस मुझसे ईरान भी मजीद लचक दिखाने के लिए तैयार है? मेरे ख्याल से ईरान इस मामले पर मजीद लचक दिखाने के लिए तैयार है, शायद क्योंकि दोनों साइड्स पे अब इट्स अ मैटर ऑफ ईगो। अगर अमेरिका जाता है कि पब्लिकली जाके इसको खोलते हैं, अनाउंस करता है, तो वो उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। 2 दिन रोज़ कबल फॉक्स ने एक सर्वे किया अप्रूवल रेटिंग में, जिसमें पहली मरतबा रिपब्लिकन्स 4 पॉइंट्स डाउन थे टू डेमोक्रेट्स। और अभी हाल ही में आप देखें एक नवंबर आन खड़ा हुआ है, तो दोनों साइडों के लिए ये इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। तो डिफैक्टो तौर पर ज़रूर वो बोल सकते हैं, जब बैठेंगे बातचीत के लिए तो ज़रूर अनाउंसमेंट एक आ सकती है कि जी क्योंकि आप बैठ गए हैं बातचीत के लिए तो नेवल ब्लॉकेट ख़त्म हो जाएगी। डिफैक्टो तौर पे ज़रूर हम देख सकते हैं कि ये उठ जाए, लेकिन ऐसे सेट के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे शायद वो जहाज़ रिलीज़ कर दिया जाए, या वो क्रू जो हेल्ड हॉस्टेज है उसको रिलीज़ कर दिया जाए। बेसिकली कोई ऐसी डायरेक्शन के मामलात कहीं से ईरान के लिए भी एक ऑफ रैम्प हो, जहाँ से जिसको बेस बना के वो डोमेस्टिक ऑडियंस को फेस कर। एक और जो अहम मामला है, ज़ाहिर है बड़ी डिटेल डिस्कशंस हुई है अब्बास इराक़ची की इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तानी क़यादत के साथ। ज़ाहिर है इस सारे प्रोसेस के वाले से ही डिस्कशन हुई कि आगे कैसे बढ़ना है। उसमें न्यूक्लियर एक स्टिकिंग पॉइंट है, न्यूक्लियर का जो मामला है। अब न्यूक्लियर के बारे में जो है बयान आ गया था कौमी सलामती जो उनकी कौंसिल है कि इस हवाले से अब्बास इराक़ची के पास मैंडेट नहीं है कि वो न्यूक्लियर के बारे से कोई डील कर सकें या बातचीत कर सकें। तो फिर ये डिस्कशन जो है ये फिर उससे हट के फिर ज़ाहिर है मुझे नहीं लगता न्यूक्लियर पे चली होगी। नहीं, मेरे ख्याल से ये बयानबाजी की हद तक है, क्योंकि सैयद अब्बास इराक़ची का रोल हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। वो हेड ऑफ न्यूक्लियर नेगोशिएशन से जब JCPOA 2013 से 2015 तक नेगोशिएट हो रहा था, तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल आप उनको आइसोलेशन में रख सकते हैं। पहली मरतबा बात ये। दूसरी बात ये कि उनके डेलीगेशन में एक इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं जो कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनका नाम है मजीद तख्त रवांची। मजीद तख्त रवांची वो शख्स हैं जो कि हेड ऑफ न्यूक्लियर नेगोशिएशन है इस वक्त, और वो उनके साथ हैं। तीसरी बात ये कि जो स्टॉक पाइल की मूव है उसको लेके एक बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट था। मस्कत और मॉस्को जाना वो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मस्कत ने 2011 से 2013 तक ईरान और अमेरिका की खामोश बातचीत जो है वो फैसिलिटेट की थी, और मॉस्को ने 98% स्टॉक पाइल्स लिए थे जो JCPOA के अंडर हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के थे। तो ये जो ओवरऑल जो खबरें हैं वो मस्बत हैं कि चीज़ें जो है वो पॉजिटिव साइड पे बढ़ रही हैं, आगे स्लोली बढ़ रही हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड पे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनस मलिक साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया और अपडेट किया जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है इस्लामाबाद के अंदर। बड़ी डिस्कशन चल रही है कि फिर से मुज़ाकरात बहाल हो अमेरिका और ईरान के दरमियान। इस हवाले से अनस मलिक का यह कहना है कि मस्बत पेशरफ्त जो है उसका इम्कान दिखाई दे रहा है। प्राइम में ब्रेक लेंगे, ब्रेक वापस आएंगे इसी इशू पर मजीद अहम मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के वाले से राउंड 2 के इम्कानात जो हैं रोशन होते दिखाई दे रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इस्लामाबाद में काफ़ी मसरूफ़ दिन गुजारा है। उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, उनकी
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार से मुलाकात हुई और उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई। बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है ईरानियन लीडरशिप और पाकिस्तानी क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से, और इम्कान यही है कि अमरीकी क़यादत भी जब पहुंचेगी इस्लामाबाद तो वो जो डिस्कशन हुई है ईरान और पाकिस्तानी क़यादत के दरमियान वो अमेरिकन लीडरशिप के साथ भी डिस्कस करके आगे बढ़ने के हवाले से लायामल जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। कितने इम्कानात हैं मुज़ाकरात के राउंड 2 शुरू होने के हवाले से, कब तक शुरू हो सकता है, और दूसरा जो अमरीका जो है ईरान की नाकाबंदी जो उसने कर रखी है अपना हुर्मुज़ से, वो कितनी इफेक्टिव साबित हो सकती है, वो ईरान को कितने टाइम में क्रिपल कर सकती है और अमेरिका कितना अर्सा इसे सस्टेन कर सकता है, इस पर मजीद बात करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी हाजा जॉर्ज सलीम साहब जबकि पास मौजूद हैं एडमिरल रिटायर्ड फैसल अली शाह साहब जो कि माहिर बैरिया मूर के। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा जॉर्ज सलीम साहब के, जाहिर है एक बड़ी ही जो है उम्मीद पैदा हुई है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने काफ़ी मशरूत दिन गुजारा इस्लामाबाद के अंदर, काफ़ी उनकी मुलाकातें रही, एक्सेसिव डिस्कशन हुई हैं राउंड 2 के हवाले से, मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से। क्या लग रहा है आपको जो ईरान की तरफ से एक सख्त मौक़िफ़ था कि वो नहीं आएंगे जब तक अमेरिका अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म नहीं करता, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएंगे, या आपको लग रहा है कि अब ईरान भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता है और अमेरिका भी दिखा सकता है? जी बिल्कुल, इस चीज की उम्मीद होनी चाहिए। और देखिए, चले ईरान की पॉजिटिव ये जो है ना इनिशिएटिव है कि वो पाकिस्तान उनके वजीर खारजा आए दोबारा, क्योंकि उससे पहले तो जाहिर है दोनों तरफ से बहुत ही सख्त बयानात आ रहे थे। और अभी देखें अमरीकी वफद भी जब आएगा तो फिर पैगामात जो का तबादला होगा और ये डिप्लोमेसी आगे बढ़ेगी, तो उस लिहाज से तो खुश आइंद है। लेकिन साथ ही साथ अभी तक जो हम देख रहे हैं कि दोनों फरीकों की बिल्कुल मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं। ईरान की जो स्ट्रेटजी है वो एक वेटिंग गेम की है, वो थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं नेगोशिएशंस को ताकि बेहतर टर्म्स के लिए प्रेशर डालें। वो उस वक्त के साथ साथ वो समझते हैं कि वक्त जो है वो उनके हक में है, टाइम इज ऑन देयर साइड जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं। अमेरिकन चाहते हैं कि जो है जल्दी हो बात, उनकी प्रेफरेंस होगी फेस टू फेस टॉक्स की भी, और उनकी जो है उनकी जो स्ट्रेटजी है वो प्रेशर प्लस टॉक्स जिसको कहते हैं वो स्ट्रेटजी है। तो वो उस वजह से, क्योंकि दोनों की बिल्कुल मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं और उनकी ज़ाहिर प्रायोरिटीज भी मुख्तलिफ हैं, और फिर ये है कि जो मेन इशू है जिससे मैं कह चुका हूँ उस पर अभी भी इख्तिलाफ बाकी है। जो स्टिकिंग पॉइंट है इस वक्त या स्टिकिंग इशू है वो न्यूक्लियर ही है। ये जो अपना हुर्मुज़ का मामला है ये जाहिर है ये बार्गेनिंग लेवरेज है ईरान के लिए बहुत बड़ी, और अमेरिका ने इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्लॉकेट किया हुआ है। लेकिन दोनों का मकसद उस पर यही है कि इस लेवरेज को इस्तेमाल करें न्यूक्लियर इशू पे कंसेशंस लेने के लिए। अब अमेरिका के लिए जो देखें जो जहां पे आके चीज बहुत मुश्किल हो गई है वो ये है कि अमेरिकन के लिए पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए, क्योंकि वो कह चुके हैं बहुत अरसे से और मुसलसल उस पर वो डबल डाउन किए हुए हैं कि वो JCPOA से बेहतर मुआहदा लेके देंगे, बहुत बेहतर। बल्कि उन्होंने JCPOA को तो तारीख का बदतरीन मुआहदा कहा था। तो अब JCPOA में 15 साल की वो थी 3.67% तक सिविलियन न्यूक्लियर यूज तक जो लिमिट थी, अब वो कहते हैं कि मैं 0% तक लेके दूंगा। तो वो स्टिकिंग पॉइंट बना हुआ है। देखिए ओमान में भी जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें भी आखिर में 2 इश्यूज थे जो सबसे अहम थे। एक यही कि जो सस्पेंशन जो है 0% एनरिचमेंट उसके बदले या फ्रीज कर देना उस पर, और दूसरा था वो 450 किलोग्राम जो यूरेनियम अफसुदा पड़ा है 60% ईरान के पास जो कि जमीन में कहीं दबा हुआ है इस वक्त। तो उसके बारे में तो उसमें जो इंडिकेशंस ये हैं कि जिस उस मुज़ाकरात में उसके बिल्कुल आखिरी दौर में तकरीबन वो जो 450 किलोग्राम यूरेनियम का मामला है उसमें ईरान की तरफ से एक मेजर कंसेशन ये ओमानी वजीर खारजा ने उस वक्त कहा था कि वो देने को तैयार थे, तो वो मामला शायद रिजॉल्व हो जाता। लेकिन उसमें भी वो मामला रिजॉल्व नहीं हुआ था। वो जो सस्पेंशन जो है खुसूसन कि उसका जो टाइम पीरियड अमेरिकन 20 साल मांग रहे हैं। लेकिन जाहिर है उसके बाद फिर ईरानी पहले मान तो गए थे जब ओमान में मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन बाद में फिर जब अटैक कर दिया गया अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर तो उसके बाद ईरानियों ने कभी भी वो नहीं माना। वो जो 20 साल वाली बात थी वो किसी वक्त भी किसी भी राउंड में नहीं मानी गई अभी तक 20 साल की। जीरो एनरिचमेंट के बारे से तो वो एग्री कर गए थे, उस पे काफी एक बड़ी नहीं उस पे अब ज्यादा डिटेल इतलात आ गई हैं। वो जीरो एनरिचमेंट की कभी भी 20 साल के लिए वो नहीं माने थे। वो स्टिकिंग पॉइंट उस वक्त भी था और अभी भी है। वो जो माने थे वो 450 किलोग्राम जो अफसूदा यूरेनियम है उस पे उन्होंने कहा था सही हो गया। अच्छा, ये जो मामला है जाहिर है फैसल अली शाह साहब के
ये जो मुज़ाकरात के वाले से दो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स जिनकी तरफ निशानदेही की जॉर्ज सलीम साहब ने, एक तो मामला है न्यूक्लियर का। वो जब दोनों पार्टीज बैठेंगी तो उस पर बातचीत होगी कि कितने पे जाके एग्री करता है ईरान और कहां तक रिलैक्सेशन उस पर अमेरिका देता है। लेकिन उससे पहले मुज़ाकरात के शुरू होने के लिए जो एक बड़ा इशू है वो है अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का, जो कि अमेरिका ने कर रखी है। क्या समझते हैं आप? बड़ी इराक जंग के बाद पहली मरतबा 3 बहरी बेड़े मौजूद है इस वक्त। ईरान की जो है उन्होंने नाकाबंदी वहां पे कर रखी है, वो यहाँ पे करीब मौजूद हैं। तो इनकी 3 बहरी बेड़ों की मौजूदगी का होना यहाँ पे, और दूसरा नाकाबंदी की जो हिकमत अमली है, ये कितना अर्सा आपको लग रहा है कि सस्टेन कर सकती है? और ये जो हिकमत अमली है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, कि ईरान को क्रिपल कर दिया जाए और वो 15-20 दिन के अंदर वाशिंगटन पोस्ट पे लिख रहा है कि वो आ जाएंगे मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर, बिल्कुल जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। ये जो स्ट्रेटजी आपको कितनी इफेक्टिव लग रही है डोनाल्ड ट्रंप की? बहुत शुक्रिया समर, मुझे प्रोग्राम में लेने का। मैं इस स्ट्रेटेजी से पहले एक तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ कि अगर आप ईरान और यूएस दोनों के एक्शंस और डिमांड्स को देखें, इनको थोड़ा सा एनालाइज करें, तो आपको एक बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आएगा, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है बेसिकली न्यूक्लियर से भी ज्यादा। वो ये है कि ईरान के अगर एक्शंस और डिमांड्स को आप देखें तो वो किसी न किसी दायरे कानून के अंदर आपको नजर आते हैं। वो यूएन चार्टर को रेफर करते हैं, वो एनपीटी को रेफर करते हैं, वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को रेफर करते हैं, और वो कहते हैं किसी इंटरनेशनल सिस्टम के तहत हमसे आप बातचीत करें, ताकि जब एग्रीमेंट हो तो हमें एक इंटरनेशनल गारंटी हासिल हो। क्योंकि अगर यूएस से डायरेक्ट टॉक्स होती है और एग्रीमेंट होता है तो फिर वो गारंटी कोई नहीं देगा, इवन यूएस भी नहीं दे सकता। आपने देखा कि JCPOA भी P5+1 के साथ हुआ था, और 2018 में यूएस ने उसको अबेंडन किया था, ये कहकर कि इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स का सिस्टम शामिल नहीं है, तो इसलिए ये बहुत खराब एग्रीमेंट है। उस वक्त न्यूक्लियर की कोई बात नहीं हुई थी। तो अगर यूएस की साइड इस वक्त आप देखिए तो तमाम एक्शंस और डिमांड्स मावरा कानून आपको नजर आते हैं। फॉर इंस्टेंस ईरान और यूएस बातचीत कर रहे थे, बातचीत सही नहज पे जा रही थी, ओमानी वजीर खारजा का बयान ऑन रिकॉर्ड है, और फिर अटैक कर दिया गया, और दूसरी बार कर दिया गया। ये जून में भी हुआ पिछले साल, और इस साल भी हुआ। तो इसीलिए ईरानियत इन नेगोशिएशंस को थर्ड लव कह रहे थे शुरू में, लेकिन पाकिस्तान के शामिल होने के बाद उनको यकीन आया कि नहीं, इसमें कोई सब्सटेंस है। इसी तरह जब यूएस कहता है कि आप एनरिचमेंट 0% पे करेंगे, दैट मींस कि ईरान को राइट ही नहीं है एनरिचमेंट करने का, जो उसको एनपीटी के मेंबर होने के नाते है, उससे आप उसको डिप्राइव कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की आप रेंज लिमिट करेंगे, तो ये उसके डिफेंस से रिलेटेड है, और ये अंडर द एम्बेट ऑफ यूएन चार्टर उसको ऑथोराइज है, लेकिन आप उससे वो हक भी छीनना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत उसके टेरिटोरियल वाटर्स में फॉल करता है, जिस पे उसका जुरिसडिक्शन अप्लाई हो सकता है, लेकिन उसको भी आप कहते हैं कि ये तुम्हारी टेरिटरी नहीं। अब हुआ क्या है कि जब टॉक शुरू होने लगी हैं तो ईरान से ये कहा गया कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दें। ईरान ने खोल दिया पाकिस्तान के कहने पे, सिर्फ ये कहा कि जहाज हमसे कोऑर्डिनेट करके जाए ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि 10 से 12 माइंस की खबर है जो पानी में इस वक्त है, तो उनसे नुकसान ना हो, तो हमसे कोऑर्डिनेट करके जाए। सो दैट वाज द ओनली डिमांड ईरान रेज्ड। यूएस ने क्या किया कि एक ब्लॉकेट लगा अरेबियन सी में, और ईरान से आने जाने वाले जहाजों को वापस करना शुरू कर दिया या उन पे कब्जा करना शुरू कर दिया। ना ब्लॉकेट अगर टेक्निकली आप देखें तो एक एक्ट ऑफ वॉर है, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। तो जैसे ही आप ब्लॉकेट का आपने ऐलान किया है, आपने सीज फायर ब्रीच कर दिया। अब ईरान के पास ये हक महफूज था कि वो इस ब्लॉकेट को रिस्पॉन्ड करे और इसको ब्रीच करे। तो जाहिर बात है कि वो काइनेटिक टर्म्स में होना था, लड़ाई में होना था, ईरान ने नहीं किया। आपने उसका शिप कब्जे में कर लिया, दूसरी बार ब्लॉकेट लगा, यानी सीज फायर ब्रीच हुआ सेकंड टाइम, लेकिन ईरान ने उसका भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। नाउ द सिचुएशन इज कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, और वहां से उसकी मर्जी से शिप्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, और उसने जो सदर्न स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको बंद कर दिया है, उसको डेंजरस डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी वजह से कोई शिप उसमें नहीं जा सकती। और ऊपर उसने नॉर्दर्न साइड पे उसने 2 लेन्स बना दी हैं, एक लेन आने के लिए है और एक लेन जाने के लिए, और उसको वो मॉनिटर कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ईस्ट में many hundreds of miles away from स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका ने ब्लॉकेट लगाया हुआ है ओपन सी में, और वहां से वो ईरान की तरफ आने जाने वाले शिप्स को, जो ईरानियन शिप्स है बाय द वे, उनको वो रोक रहे हैं या वापस जाने पे मजबूर कर रहे हैं। नाउ मैं समझता हूं कि अगर हेडवे होना है तो शायद इस तरह से होगा कि अमेरिका पहले
या तो इस ब्लॉकेट को उठाए या इसको इनइफेक्टिव करार दे, और फिर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल उस तरह से लेके जाए जैसे पहले उसने ऐलान किया था, तो फिर मेरा ख्याल है कि निगोशिएटिंग टेबल पे ये दोनों बैठ सकते हैं और आगे सही, बातचीत चल सकती है। ठीक। जॉन सलीम साहब ये बताएगा कि ईरानी वजीर खारजा का पहले पाकिस्तान आना, पाकिस्तान के बाद फिर उनका जो ओमान का विजिट है और फिर उनका रशिया का विजिट भी है, ये कितनी सिग्निफिकेंस है इस प्रोसेस से आगे बढ़ने के हवाले से, और रशिया का और ओमान का इसमें आप कितना इंपॉर्टेंट कनेक्शन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ओमान के तो दो इसमें एस्पेक्ट्स आते हैं ना, एक तो वहां पे लास्ट डायलॉग वहां पे हुआ था, जी हाँ, और दूसरा ये है कि ओमान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी एक पार्टी है ना, क्योंकि एक तरफ ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं, दूसरी तरफ ओमान के, और दूसरी तरफ रशिया जो है, जाहिर है रशिया के भी दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ईरान का, उनकी डिफेंस कॉपरेशन बहुत ज्यादा है, इस जंग में भी उनको हेल्प करता रहा रशिया, और दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि जेसीपीओ जब पिछली बार हुआ था तो उसमें जो इनका उस वक्त जो अफसूदा यूरेनियम इनके पास पड़ा हुआ था, स्टॉकपिल, वो तो हजारों किलोग्राम था, वो उन्होंने उसको रशिया को दिया था। अच्छा, इसमें एक दो चीजें मैं क्लियर कर दूं जो फैसल साहब ने कही, बिकॉज वो अहम है। देखिए, कुछ चीजें तो मावराए कानून की हैं, इंटरनेशनल लॉ की, जिस तरह ये चले उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वेट की, वो फ्लाउट की, सोवरेनिटी फ्लाउट की, वो सारी चीजें अपनी जगह पे। लेकिन जहां तक अपनाए हुर्मुज का मामला है, उसमें ये बात सही नहीं है। उसमें ईरान ने भी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है, वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे। वो इस तरह के देखें, एक साइड पे उसकी ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं, दूसरी साइड पे ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं, क्योंकि ये अपने नैरोस पॉइंट पे तो सिर्फ 23 किलोमीटर है, अगर ज्यादा भी हो तो वो दोनों के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर ही रहती है, क्योंकि वो 12-12 मील तक होते हैं तकरीबन। अच्छा, अब ईरान को क्या हक था कि वो जो उनसे ओमान की साइड पे वो माइंस बिछा दे, उन्होंने ओमान की साइड पे बिछा दी, वो तो ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं, तो वो खिलाफ कानून एक चीज है ना जी। दूसरी चीज ये है कि जो आपके टेरिटोरियल वाटर्स भी हैं जब स्टेट्स का, तो उसमें जो यूएन कन्वेंशन और लॉ ऑफ द सीज है उसमें बड़ा वाज़ेह है कि दो उसमें राइट्स होते हैं इंटरनेशनल शिपिंग के। एक राइट होता है जिसको कहते हैं राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, जो कि आपके टेरिटोरियल वाटर्स में होता है अगर आप खुले समुद्रों में है। जी जी, दूसरा होता है राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज, जो कि होता है जब स्ट्रेट्स होती है ना, ये चोक पॉइंट जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, उसमें वो अप्लाई होता है। उसमें आप किसी वक्त भी इंटरनेशनल शिपिंग को रोक नहीं सकते, इवन अगर आप हालत जंग में भी हो, कुछ भी हो, तो वो अप्लाई होता है। तो ईरान ने किस इंटरनेशनल लॉ की बेसिस पे उसको ब्लॉक किया? तो ये सही, दोनों वायलेशंस तो उन्होंने खुद भी है ना की, और काफी देर से रखा उन्होंने। देखे, उन्होंने भी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हॉस्टेज तो बनाया हुआ है ना, ठीक, उसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये बात ठीक है कि जब से एक बार सीज फायर होगी तो दोनों साइड्स को साइमल्टेनियसली वो उधर से ब्लॉकेज खत्म करते, सही है, वो उधर से वो खत्म करते, लेकिन उसके बाद भी ईरान की वो जो, क्योंकि देखें जब आपने ओमान वाली साइड पे आपने माइंस बिछा दी, तो ठीक। फिर अब तो जाहिर शिप तो मजबूर होगी ना कि आपकी साइड से जाए, तो चले, कैसे आप दूसरों के जौहर सलीम साहब, माइंस बिछा सकते फैसल हैं? अली शाह साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं जरा उनका इस पे रिस्पॉन्स भी ले लूं। जी, जी फैसल अली शाह साहब। जी, मैं थोड़ी सी इसमें वजाहत करना चाहता हूँ जो जौहर सलीम साहब ने कहा है। ये जो टेरिटोरियल वाटर्स का मामला है ना, ये टेरिटोरियल वाटर्स आपकी वो वाटर्स होते हैं जिसमें आपकी सॉवरेन जुरिसडिक्शन होती है, एंड यू शुड हैव द स्ट्रेंथ टू डिफेंड देम आल्सो। तो अगर ओमान की टेरिटोरियल वाटर्स ये हैं, तो ओमान के पास ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो उनको डिफेंड भी कर सके। और अगर वो नहीं कर सका है और कोई भी फरीक आके वहां पे कोई भी कार्रवाई कर रहा है, तो इसमें ओमान की नेवी का भी बहुत बड़ा मैं समझूंगा कि एक फेलियर है, एक उनकी लग्जिश है जो फेलियर तो है, इसमें लेकिन देखनी इंटरनेशनल लॉ चाहिए। तो नहीं आपको इजाजत दूसरी देती ना चीज कि आप आके स्ट्रेट, बिछा दें आपके टेरिटोरियल वाटर्स। नहीं, इंटरनेशनल लॉ तो बहुत सारी चीजों को सर इजाजत नहीं देता, उस पर फिर बात कर लेते हैं। तो फिर हम लेकिन इसी की स्ट्रेट बात कर रहे हैं की ना बात जहां तक फैसल आपने साहब। की है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी में स्ट्रेट्स जी, में गुजरने में एक पाबंदी है, ऐसी बात नहीं है। स्ट्रेट्स से गुजरने के लिए एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है अमंग इंटरनेशनल कम्युनिटी कि ये स्ट्रेट किसी नहीं, एक मैं आपको मुल्क के लॉज कब्जे कोट में कर रहा नहीं हूँ, उसको होगी जरा चेक कर लें और कि इसको जो लॉज सबके मैंने लिए आपको खोला कोट किए जाएगा। उसको चेक कर। ये एक जनरल अंडर, जी सर, मैं चेक करके बता रहा हूँ, मैं आपको वजाहत कर रहा हूँ, आप प्लीज लिसन टू मी। ये इसमें मॉन्ट्रियो एग्रीमेंट एक हुआ है जो जिब्राल्टर स्ट्रेट के लिए है, और उसमें तुर्की को ये पाबंद किया गया है कि उसकी शिपिंग, उसके राइट्स क्या हैं और शिपिंग को उसने क्या राइट्स देने हैं। तो अगर ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी में होता, तो फिर किसी खास एग्रीमेंट की जरूरत नहीं थी मुख्तलिफ सही है, स्टेट्स पे। और दूसरी मैं चीज उसमें भी ये आ है जाता हूँ, उसकी कि ना वजाहत मैं ईरान करना यूएन चाहूंगा। क्लॉज का मेंबर बिल्कुल, है, ना अमेरिका यूएन क्लॉज का मेंबर है। ठीक। चलिए, ये बहस किसी और तरफ निकल जाएगी। अब क्विकली सर, जो आगे के हवाले से हम बात करें। इस पे कर दूं, देखें जी जो जी, तुर्की का मामला है ना, वो जो है बॉस्फोरस स्ट्रेट और बॉस्फोरस की, डार्डेनल, उसकी दोनों साइड्स जो है वो तुर्किया के अंदर ही है, वो दोनों कोस्ट ठीक, तुर्किया के ही हैं।
और इसीलिए उसमें एक स्पेशल मुआहदा 100 साल पहले किया गया था। इस केस में वो सिचुएशन नहीं है, इसके एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जॉर्ज सलीम साहब आपका, और रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल अली शाह साहब आपका अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पर जो मामला है इस वक्त मुज़ाकरात के वाले से, उसमें दो अहम स्टिकिंग पॉइंट्स हैं। एक तो मुज़ाकरात की बहाली के वाले से, वो है अपनाए हुर्मुज़ के जो नाकाबंदी कर रखी है अमेरिका ने, वो अगर अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करता है तो मुज़ाकरात दोबारा बहाल हो सकते हैं। मुज़ाकरात बहाल होने के बाद मुआहदे की तरफ जाने के लिए जो एक बड़ी रुकावट है वो है ईरान का जोहरी प्रोग्राम। उस हवाले से अभी तक जो है दोनों ममालिक के दरमियान काफ़ी ज़्यादा जो है फासले बताए जा रहे हैं। जो राय है दोनों ममालिक की, जो पोजीशन है दोनों ममालिक की, इट इज़ पोल्स अपार्ट। तो उस पर दोनों को करीब लाने के लिए ज़ाहिर है एक सेकंड राउंड का होना बहुत ही ज़रूरी है, और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है, उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले चंद दिन जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल है, और इसमें जो है कोई ना कोई जो है इम्कान पैदा हो जाएगा कि मुज़ाकरात का, बातचीत का सेकंड राउंड जो है वो इस्लामाबाद के अंदर मुनक्कद हो सके। प्राइम एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम तरीन इशू के बारे से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पहलगाम ड्रामे के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय कोशिशें उल्टा खुद उसी के इखलाकी दिवालियापन और आलमी रुसवाई का सबब बन गई हैं। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन ने न सिर्फ भारत को आलमी सतह पर रुसवा किया, बल्कि मोदी सरकार की नाअहली और सिक्योरिटी इंतजामात पर भी संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। एक साल कबल भारत की जानिब से रचाए गए पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ एक बार फिर भारत में आवाजें उठने लगी हैं और अपोजिशन रहनुमा हुकूमत से पाकिस्तान के मुलविस होने के सबूत मांग रहे हैं। भारतीय सिख रहनुमा गोपाल सिंह और साबिक रुकने लोकसभा समरजीत सिंह मान ने कहा कि पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान के मुलविस होने का हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं, और ये सवाल भी उठाया कि भारतीय खुफिया एजेंसियां क्यों नाकाम रही। साबिक वज़ीर आला मशरक़ी पंजाब और रुकने पार्लियामेंट चरणजीत सिंह चन्नी ने भी पहलगाम फास्ट फ्लैग को मशकूक करार देते हुए अवाम को हक़ाइक़ से आगाह करने का मुतालबा किया। इसी तरह भारतीय जरीदे दी वायर ने भी पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत इल्जामात पर सवालात उठा दिए हैं। भारतीय अपोजिशन जमातें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मोदी सरकार को पहलगाम वाक़े पर शदीद तनकीद का निशाना बना रही है। जहां भारत के अंदर ही सियासी हल्के पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की हकीकत सामने ला रहे हैं, वहीं मकबूजा कश्मीर के अवाम, खुसूसन पहलगाम के रिहायशी भी मोदी सरकार के बयानिए को मुस्तरद कर रहे हैं। पहलगाम फास्ट फ्लैग से मुताल्लिक मोदी हुकूमत का गुमराह कुन बयानिया कश्मीरी अवाम पहले ही रद्द कर चुके हैं। एक कश्मीरी नौजवान ने जाए वक़ुआ से वीडियो पैगाम में कहा कि यही वो जगह है जहां से मोदी सरकार की नाकामी और जिल्लत सामने आई और दुनिया ने देखा कि भारतीय दावे किस तरह बेनकाब हुए। माहिरीन के मुताबिक पहलगाम से कश्मीरी नौजवानों की जानिब से पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के लिए वालिहाना पैगाम ने भारतीय बयानिए को मजीद कमजोर कर दिया है। उनका कहना है कि एक साल गुजरने के बावजूद मोदी हुकूमत पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है, जो इस बयानिए की कमजोरी को वाज़ेह करता है। और इसमें भारत के लिए सबसे बड़ी अजीमत यह भी है कि एक फास्ट फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की और वो जंग बुरी तरह से भारत हारा भी, जिसके बाद भारत की दुनिया में सिफारती नाकामी और पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का एक सफर ना खत्म होने वाला शुरू हुआ है। आज के शो में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।